What's up everyone? Welcome back to the channel guys. This is day 20 of GNG 3.0 guys and आज आपके पास वीडियोस ही वीडियोस आने वाली है क्योंकि आज कुछ टाइम वाइम का कुछ नहीं पता किस टाइम आएंगी कैसे आएंगी, बस देखते रहना। लेकिन आज इंडियन इको के 2 चैप्टर्स, इंडियन इको खत्म, बिजनेस स्टडीज के 2 चैप्टर, बिजनेस स्टडीज भी खत्म। तो हम बिजनेस स्टडीज भी खत्म कर देंगे, इंडियन इको भी खत्म कर देंगे। मैक्रो ऑलमोस्ट हमारा खत्म ही है, उसको कल खत्म करके फिर बचेगा सिर्फ अकाउंट्स, फिजिकल और एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बच्चे हम शुरू करने जा रहे हैं रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट आपका यूनिट 2 का आखिरी चैप्टर बचा है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। रूरल एरियाज में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फार्मिंग बेस्ड और उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस पे ये पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इजी, बहुत आसान सा चैप्टर ये है हमारे पास। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टेप्स जिस तरीके से हम सोशल कंडीशंस और इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर कर पाए रूरल एरियाज की। तो देखो बोल रहा है इट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। सोशो इकोनॉमिक मतलब सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक, अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, ताकि हम रूरल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को अच्छा कर पाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्रोसेस की बात करें तो हमें रूरल डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बोल रहा है ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करो, यानी जितने भी लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनकी हेल्थ पे काम करो, उनकी एजुकेशन पे काम करो, उनके बेटरमेंट पे काम करो। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज हो, चाहे वो मार्केटिंग फैसिलिटीज हो, हर तरीके से जो भी लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनका बिजनेस अच्छे से चल पाए। तीसरा, लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि हमारी लैंड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमने चैप्टर नंबर 3 एलपीजी में भी पढ़ी, 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। लैंड से रिलेटेड इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर हो, लैंड डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज करी जाए, ट्रेनिंग दी जाए फार्मर्स को कि कैसे लैंड को बेटर बना सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए। तो लैंड पे भी बहुत सारी चेंजेस करने की जरूरत है। पॉवर्टी को हटाने के लिए काम किया जाए, किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको दूर करने के लिए स्टेप्स लिए जाए। उसके साथ साथ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डेवलप करे जाए जहां पे कम इनपुट्स में बेटर आउटपुट्स बच्चों हमको मिल सके। तो ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेंगी ताकि अच्छे से रूरल डेवलपमेंट हो पाए। अब हमारे पास बच्चों अगर चैलेंजेस की बात करें तो 4 मेन चैलेंजेस हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहला आता है पैसे की समस्या, दूसरा आता है मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, तीसरा आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, चौथा आता है एग्रीकल्चर से हटके और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहां पे किसान काम कर सकता है। सबको पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्रेडिट की प्रॉब्लम आ रही है बेटा। क्रेडिट का मतलब पैसे की समस्या। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो किसान को यही है कि उसके पास फंड्स नहीं है, तो फिर वो लोन्स के लिए इधर उधर देखते हैं। तो सबसे पहले कितने प्रकार की क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो है 3। नंबर 1 इज शॉर्ट टर्म, देन मीडियम टर्म, देन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होता है बेटा जो पैसा 1 साल तक के लिए चाहिए होता है, मीडियम होता है जो 1 से 5 साल के लिए चाहिए होता है, लॉन्ग होता है जो 5 से 20 साल तक चाहिए होता है। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म होता है उसके अंदर मेनली छोटे मोटे सीड्स लेने हैं, फर्टिलाइजर्स लेने हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स लेने हैं। मीडियम टर्म में थोड़ी बहुत मशीन्स लेनी है, हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ये सारी चीजों के लिए होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं कि अगर जमीन ही खरीदनी है या लैंड पे परमानेंट इंप्रूवमेंट कराना है तो इसके लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, अब पैसा अरेंज करने के 2 सोर्सेज हैं, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल, एक है इंस्टीट्यूशनल। इंडिपेंडेंस के टाइम पे 93% लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल पे डिपेंडेंट थे। इंस्टीट्यूशनल तो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक हो गए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो गई, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, ये सब इंस्टीट्यूशनल में आते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या है? प्राइवेट मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा प्रोवाइड करते थे, है ना, लेंडर्स वगैरह। लेकिन फॉर्मेलिटीज क्योंकि किसान पूरे नहीं कर पाते थे तो इंस्टीट्यूशनल से तो पैसा मिलता नहीं था, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन से आ जाते हैं? मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, रिच लैंडलॉर्ड्स। और अगर इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये सारे आ जाते हैं। कौन कौन से? कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट क्या होता है? जहां पे मिलजुल के कोऑपरेटिवली सोसाइटीज बनेंगी, सोसाइटीज आपको क्या प्रोवाइड करेंगी? पैसा प्रोवाइड करेंगी। दूसरा, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, जो लैंड के डेवलपमेंट के लिए ही पैसा देते हैं। उसके साथ कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक एसबीआई हो गया,
मेनली एसबीआई सेटअप ही किस लिए किया गया था, रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए, रूरल बैंकिंग के लिए। रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, ये छोटे छोटे रीजन्स के लिए होते हैं बेटा, जो जहां तक बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स नहीं पहुंच पा रहे, तो ये रीजन वाइज बने होते हैं। उसके साथ साथ सरकार की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की रोजगार योजना हो गई, जैसे किसके लिए होती है वो, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी गवर्नमेंट की योजना है जो रूरल एरियाज को पैसा प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं। उसके साथ साथ बेटा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है बच्चों, जो किस लिए काम करता है, ये एपेक्स बॉडी है जिसका एग्रीकल्चर का रूरल एरियाज के सारे बैंकिंग स्ट्रक्चर को संभालता है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो आपस में ही लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बना के एक दूसरे की मदद कर देते हैं। इन सब पे मैंने डिटेल्ड में चर्चा करी हुई है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट याद ना आ रहा हो या देखना हो तो रूरल डेवलपमेंट की 100 डेज वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों रूरल बैंकिंग की, तो एक्सपेंशन हुआ है बैंकिंग सिस्टम में, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आया है इनकम पे, एम्प्लॉयमेंट पे, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्रेडिट फैसिलिटीज भी मिल गई थी, तो फार्मिंग कहीं ना कहीं थोड़ा तो अपग्रेड हुआ है, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने जब से बैंकिंग थोड़ा बढ़ गया, जब से बैंकिंग थोड़ा डेवलप हो गया, ब्रांचेस बन गए, इतनी सारी चीजें डेवलप हो गई, तो वहां पे बोल रहा है कि हमें किसानों को एक एडिक्वेट क्रेडिट पहुंचाने की कोशिश की गई है कि जितना क्रेडिट चाहिए उतना मिल जाए। उसके साथ साथ लोन्स मिल जाए थोड़े सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसके साथ साथ फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि बेटर चीजें, कुछ ना कुछ तो बेहतर हुआ है ना यार एग्रीकल्चर के अंदर। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल वहीं के वहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं हैं। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इनसफिशिएंसी, अभी भी इतना सफिशिएंट नहीं है कि सब लोगों तक पैसा पहुंच सके। सिमिलरली डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, फॉर्मल में बहुत सारी अभी कंडीशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, पेपर वर्क हैं, फॉर्मेलिटीज हैं जो किसान पूरा नहीं कर पाते। कवरेज नहीं हो पा रही अभी सब जगह तक, सब जगह नहीं पहुंच पा रहे। अगर लोन सैंक्शन होता है तो उसका अमाउंट अभी इनएडिक्वेट होता है, चाहिए मुझे 10 लाख मिल रहा है मुझे 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख। उसके साथ पुअर फार्मर्स पे अटेंशन कम है और लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों अभी भी किसान के ऊपर है, ठीक है। अगर हम मार्केटिंग की बात करें बेटा, तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। जिसके अंदर कितने स्टेप्स हैं, 6, GPSS। सबसे पहले प्रोड्यूस को गैदर करना पड़ता है। गैदर का मतलब कि आपने जो भी फसल उगाई है उसको इकट्ठा करो, फिर उसको प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। प्रोसेस करने का मतलब है साफ सफाई करो, क्लीनिंग करो, फिर उसको हम ग्रेड करते हैं कि भैया ये A क्वालिटी है, B क्वालिटी है, C क्वालिटी है, ग्रेडिंग करना। फिर उसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है कि कौन से पैकेट में कैसे पैक होगा। फिर सारा एकदम तो नहीं बिकता तो स्टोर करना पड़ता है और फिर सेलिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी की सारी 6 चीजें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आती है। अब हमें इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, अच्छा प्राइस ना मिलना ये समस्या है, पैकिंग की समस्या है, किसान को पता ही नहीं है कि क्या प्राइस चार्ज करना है, उसके कर्जे बहुत ज्यादा हैं तो उसको सस्ते में अपना माल बेचना पड़ता है जिसको हम डिस्ट्रेस सेल भी बोलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाजार में उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मार्केटिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों किसान को फेस करनी पड़ती हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। क्या क्या मैनिपुलेशंस हैं, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स, राइट, सही दाम नहीं देते, उनके माल को सस्ते में खरीद लेते हैं। उसके साथ साथ मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं है किसान के पास, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, किसान को पता है कि मैं स्टोर कहाँ करूं, फसल को बेचना ही पड़ेगा, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि एक ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम बना दे। अगर बन जाएगा तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है। सबसे पहले रूरल पुअर पे फोकस किया जाएगा, रूरल पुअर पे फोकस किया जाएगा क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना यार, वो सिर्फ खेती करता है, एक छोटी सी जमीन, पता नहीं वो भी अपनी है या किसी और की है जिसपे वो काम करता है, उसने रेंट पे ली हुई है। अब अगर उसको सही दाम नहीं मिलेगा तो बेचारा मारा जाएगा ना बेटा, तो उस पर फोकस किया जाएगा। ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस, ट्रांसपेरेंट का मतलब सब कुछ क्लियर कट हो कि आपका माल कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कैसे बिकेगा, कैसे दाम मिलेगा आपको, कैसे उसकी मार्केटिंग होगी, कैसे एडवर्टीजमेंट होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना, रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेस। उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन से बचाना, ये जो बिग ट्रेडर्स हैं जो उनको लूट रहे हैं, सही से दाम नहीं देते, इससे भी बचाना है, ठीक है। अब इससे बचाने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है,
सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट्स का मतलब मार्केट्स में रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं, प्रॉपर वेट्स किए जाएं कि किसान की फसल है कितनी, उसका प्रॉपर वजन हो, प्रॉपर वजन होने के बाद उसको प्रॉपर दाम मिले उसके प्रोड्यूस का, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उससे चार्ज किया जा रहा है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रेलवे दो ताकि सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके, वेयर हाउसेस ताकि स्टोरेज हो सके, कोल्ड स्टोरेज ताकि माल खराब ना हो जो जल्दी खराब होने वाला है, उसके साथ साथ प्रॉपर मार्केटिंग करना, ठीक है। देन हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, किसान को कम से कम इतना दाम तो मिल ही जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एमएसपी, राइट। क्लास 11th माइक्रो में भी आप लोग पढ़ते थे प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, वहां पे प्राइस फ्लोर होता था ना कि कम से कम इतना दाम तो मिल ही जाएगा, अगर आपकी फसल का इससे ज्यादा में बिकता है तो बेचो, कम में बिकता है तो हमें दे देना, सरकार बोलती है, उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देन बफर स्टॉक मेंटेन करना। बफर स्टॉक मेंटेन करने का मतलब होता है कि किसान से जब फसल खरीद लेती है सरकार तो उसको अपने पास स्टॉक करके रखती है। स्टॉक करने से क्या होगा कि कभी भी इस तरीके की डिफिकल्टी आई, कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम आई कि शॉर्टेज हो रही है उसकी, तो वहां से गवर्नमेंट सेल ऑफ कर सकती है, उसको बफर स्टॉक करना बोलते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राशन शॉप्स। राशन शॉप्स किस लिए है, गरीब के लिए है, रूरल एरियाज में जिन लोगों के पास खाने को नहीं है फूड या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट की राशन शॉप से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप से वो ले सकते हैं, वहां से बहुत सस्ते रेट पे मिल जाता है, ठीक है, बढ़िया सर। उसके बाद आता है बच्चों कुछ अब ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स भी डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे चैनल्स डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब जो फार्मर्स हैं अपनी खुद की ही मार्केट्स बना के डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फार्मर्स can increase their income if they directly sell their produce to consumers. As a result, farmers market एक concept develop हो गया है। farmers market के कुछ examples याद रखना, अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, है ना, इस तरीके से रायथू बाजार है, उजेवर सैंडीज है, बहुत सारे इस तरीके के बाजार हैं जहां पे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली सेल कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, ठीक है बेटा। उसके साथ एमएनसीज के साथ अलायंस कर रहे हैं। एमएनसीज के साथ अलायंस का मतलब होता है कोलैबोरेट करना, कि किसानों ने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के रिलायंस के साथ कम्युनिकेट कर लिया कि हम माल आप ही को देंगे, आप बताओ क्या हमें पैसे दोगे सही से। तो इस तरीके से अलायंस बना के, ग्रुप्स बना के अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली सेल कर रहे हैं ताकि उनको बेटर पैसा मिल सके। तो क्या बोल रहा है, सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फार्मर्स। वो फार्मर्स को एनकरेज करते हैं कि आप अच्छे से वेजिटेबल्स, फ्रूट ग्रो करो और हम आपसे खरीद लेंगे, ठीक है, बढ़िया सर। इसके बाद बच्चों एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन पे आ जाते हैं। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा सकता है और प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं कि एक जमीन पे सिर्फ एक क्रॉप ना ग्रो करके मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करी जा सकती हैं। देखो क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रिलेट्स टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न या शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलीड एक्टिविटीज। इसका क्यों जरूरत है बच्चों, क्योंकि देखो बोल रहा है, रीजन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, दूसरा बहुत रिस्की ऑक्यूपेशन है, वेदर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वेदर थोड़ा सा भी बिगड़ा, बारिश ज्यादा आ गई, कम आ गई, सूखा पड़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फार्मर को सेफ्टी के लिए कुछ और ऑप्शंस भी ओपन रखने चाहिए, वो ये बोल रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, उसके लिए आसान होगा उसका जीवन व्यतीत करना, एक्सपेंशन करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, है ना। किस किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है बच्चों, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए बोल रहा है सबसे पहले तो आप क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं कि आप सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग पे आ जाओ, आप एक फसल की जगह एक से ज्यादा फसल ग्रो करो, सिंगल क्रॉपिंग मत करो, मल्टीपल क्रॉपिंग करो, या फिर आप अपनी एक्टिविटी को ही डाइवर्सिफाई कर लो कि आप किसानी फार्मिंग के साथ साथ कुछ और, जैसे एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, ठीक है, हनी प्रोडक्शन, फ्लावर प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन, सिर्फ व्हीट राइस पे मत रहो, या फिर आप पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह साथ में कर सकते हो, फिशरीज कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा सीख सकते हो, आईटी में कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फार्मिंग के साथ साथ करी जा सकती है। तो देखो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन में क्या है, शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, परफेक्ट हो गया ना बेटा, समझ गए सर, ताकि रिस्क कम हो, इनकम बढ़े, फूड सिक्योरिटी रहे। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ाने की, तो बोल रहा है ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ साथ और भी चीजें करो, डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो ये भी कुछ अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
अब देखो नॉन फार्म एरियाज कौन कौन से हैं बेटा, ये 5 हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, पशुपालन, चाहे वो शीप्स हो, चाहे वूल के लिए होता है ना, शीप हो गए, गोट्स हो गए, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आ जाता है। डेयरी आप समझते हो, हर तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। फिशरीज हो गए, फिशरीज कौन कौन सी हो गई, फिशिंग, फिशिंग कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है हमारे देश के लिए, बहुत सारा ट्रेड होता है और ये भी बहुत पुअर कम्युनिटी है बच्चों, इनके ऊपर भी बहुत सारे कर्जे हैं, ठीक है, और बहुत सारी स्टेट्स में मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है। उसके साथ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, सिर्फ व्हीट राइस नहीं, हॉर्टिकल्चर में हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सारी चीजें भी करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखना, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री किसको बोलते हैं, लाइफ स्टॉक फार्मिंग को, जिसके अंदर ब्रीडिंग, रेयरिंग, केयरिंग ऑफ एनिमल्स होता है। डेयरी क्या होता है, जिसके अंदर ब्रीडिंग, रेजिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स होता है, ताकि मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बन सके। फिशरीज में क्या होता है, कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। इसके अंदर बच्चों इनलैंड सोर्सेज, मेराइन सोर्सेज, दोनों सोर्सेज से इनकी काम चलता है। इनलैंड का मतलब छोटे मोटे पॉन्ड्स हो गए, छोटे मोटे रिवर्स हो गए, और मेराइन हो गए पूरे पूरे समुद्र हो गए, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की बच्चों अगर हम बात करें तो इसके अंदर कल्टीवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल हर्ब्स, जैसे वो तुलसी हो जाता है, अश्वगंधा हो जाता है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है इंजीनियरिंग को अपने साथ जोड़ना ताकि आप बेहतर काम कर पाओ, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आखिरी टॉपिक आता है बच्चों। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि हम केमिकल्स को डिस्कार्ड करेंगे और ऑर्गेनिक इनपुट से खेतीबाड़ी करेंगे, यानी हम ऑर्गेनिक ही, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ना यूज करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे। इसके अंदर मेनली एनिमल डंग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर से नेचुरल कंपोस्ट यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल भी खराब नहीं होती और फूड भी जो होता है वो हेल्दी होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच रिलाइज ऑन टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। ये लेस हार्म देता है और बेनिफिशियल होता है लोगों के लिए, मतलब हार्म कम करेगा, लोगों को फायदा ज्यादा देगा, क्योंकि इसमें हम सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते, ठीक है। क्या फायदे हैं इसके, इकोनॉमिकल है क्योंकि बहुत खर्चा नहीं करना, इनकम जनरेट होती है थ्रू एक्सपोर्ट्स क्योंकि बाहर बहुत लोग ऑर्गेनिक फूड मांगते हैं, उसके साथ साथ हेल्दी फूड होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, सॉइल के लिए भी अच्छा है, ठीक है। मतलब तुम खुद बना के लिख सकते हो, बहुत आसान है। इसमें भी बच्चों को चैलेंजेस आते हैं। सर कैसे चैलेंजेस आते हैं, नंबर 1 इट इज नॉट दैट पॉपुलर, अभी इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत समय लगता है और फूड का जो टेस्ट होता है ना वो भी थोड़ा सा सब लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा कम पॉपुलर है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग ठीक से नहीं हो पाती, ईल्ड बहुत कम होती है। केमिकल से आप देखोगे कि इतनी बड़ी लौकी, इतने बड़े बड़े खीरे, मतलब बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल्स का, लेकिन अगर आप नॉर्मली देखोगे ना ऑर्गेनिकली तो उनका साइज बहुत छोटा होगा, बहुत कम प्रोडक्शन होगा, लो ईल्ड होती है बेटा। शॉर्टर फूड लाइफ, फूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है, केमिकल से, प्रिजर्वेटिव से तो जिंदा रखते हैं। उसके साथ साथ चॉइस ऑफ क्रॉप्स बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड क्रॉप्स हैं जो ऑर्गेनिकली ग्रो करी जा सकती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन बोल दो। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चों व्हीट में आया था ना, उसी तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड मिल्क कोऑपरेटिव्स में आया था कि गुजरात के जो किसान थे, किसान मतलब जो मिल्क में डील करते थे, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को पूल करा, सब इकट्ठा होके आए और इकट्ठा होके मिल्क की मार्केटिंग, सेलिंग शुरू करी। जब इकट्ठा होके करे तो इतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हुआ कि पूरे देश में वो अच्छे से फैला पाए और बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई जिसका नाम है अमूल, है ना। तो अमूल से स्टार्ट हुआ, गुजरात से स्टार्ट हुआ व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, जिससे मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बढ़ोतरी हुई। बोल रहा है इट इज अ सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स लॉन्च्ड इन 1970। सिस्टम रिक्वायर्स द मेंबर टू पूल, पूल का मतलब इकट्ठा करना मिल्क प्रोडक्शन को और साथ में ही बेचेंगे। इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सेल्स, सेल्स बढ़ गया, प्राइस अच्छा मिला और मिल्क कोऑपरेटिव्स का जो एपिसेंटर है वो मेन गुजरात से शुरू हुआ ये काम, ठीक है। उसके बाद अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बच्चों एक नॉर्मल इवैल्यूएशन करें तो फोकस करा जा रहा है डाइवर्सिफिकेशन पे, किसको स्प्रेड करने की जरूरत है मल्टीपल एक्टिविटीज में। रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज के साथ जोड़ने की जरूरत है, बेटर ट्रांसपोर्ट, बेटर फैसिलिटीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए और फोकस करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब वो चीजें यूज करें जिससे आज की जनरेशन भी इंजॉय कर पाए और आने वाली जनरेशन के लिए भी फैसिलिटीज, रिसोर्सेज अवेलेबल हो। देन कुछ डेट्स हैं बच्चों, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके परफेक्ट,
ठीक है, इसके अंदर एक गोल्डन रेवोल्यूशन की भी बात हुई है, 1991 से 2003 गोल्डन रेवोल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पास आया वीट में, उसी तरीके से वाइट रेवोल्यूशन आया हमारे पास बेसिकली मिल्क में, गोल्डन रेवोल्यूशन हमारे पास आया हनी में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। ये गोल्डन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, परफेक्ट। इसी के साथ दोस्तों, भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा रूरल डेवलपमेंट भी मस्त रिवाइज्ड, मस्त खत्म। अब बचता है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, उसको और करते हैं और इंडियन को समाप्त। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।